गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वंदे मातरम। आज का हमारा वीडियो है संचालन एक विज्ञान है, कला है और व्यवसाय है। ठीक है। और इसके पहले जैसे कि हमने ऑनलाइन क्लास में और मैंने कुछ वीडियोस आपको भेजे थे, तो उसके थ्रू हमने देखा था कि चैप्टर नंबर 1 जिसकी प्रस्तावना संचालन का अर्थ, जिसमें 3 अर्थ थे, लेविंगस्टन के अकॉर्डिंग, डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी के अकॉर्डिंग एंड कुंज एंड ऑडोनल के अकॉर्डिंग। ओके। उस 3 में सब कोई भी डेफिनेशंस लिख सकते हो। उसके बाद हमने देखे थे संचालन के स्वरूप अर्थात लक्षण और उसके महत्व। तो स्वरूप अर्थात लक्षण का जो लास्ट पॉइंट उसमें था 7वां पॉइंट कि संचालन एक विज्ञान है, कला है और व्यवसाय है। तो उसी पॉइंट को थोड़ा लॉन्ग वे में यहाँ पर दिया है, जो सेक्शन सी में और सेक्शन डी में पूछा जाता है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे संचालन एक विज्ञान है। आप पेज नंबर 3 पर है आपके बुक में। तो संचालन एक विज्ञान है, समझाइए, इस तरह से सेक्शन सी में पूछा जाता है। फिर सेम संचालन एक कला है, समझाइए, सेक्शन सी में। एंड लास्ट संचालन एक व्यवसाय है, समझाइए, सेक्शन डी में पूछा जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ 5 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले संचालन एक विज्ञान है। तो विज्ञान नॉर्मली विज्ञान का अर्थ क्या होता है कि व्यवस्थित और विशिष्ट प्रकार का ज्ञान। जो व्यवस्थित और विशिष्ट प्रकार का जो ज्ञान होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। ये जो सवाल है वो सेक्शन बी में पूछा जाता है कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान है जिसमें से नियम तथा सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं तथा कार्य कारण का संबंध स्थापित किया जाता है। कार्य और कारण का संबंध मतलब कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, बराबर। तो वो जो संबंध है उसी प्रकार से ठीक संचालन के भी कुछ सिद्धांत और नियम होते हैं। जैसे किसी भी कर्मचारी की यदि तारीफ की जाएगी तो उसे अच्छा ही लगेगा, बराबर। ये कार्य कारण का संबंध है। किसी भी कर्मचारी को अगर निगलेक्ट किया जाएगा, उसको निकाला जाएगा या उसको लोगों के बीच में उसकी बेइज्जती की जाएगी तो उसको बुरा ही लगेगा। ये एक नियम है। और जैसे विज्ञान के कुछ नियम हैं पर्टिकुलर कि H2O मतलब पानी, वो आज भी था, आज से पहले भी था, आज के बाद भी रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उसी प्रकार से संचालन के भी कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम हैं, इसलिए उसको विज्ञान भी कहा जाता है। संचालन में विज्ञान के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि व्यवस्थित ज्ञान, सर्वव्यापकता, कारण और प्रभाव का संबंध, वास्तविकता, विश्लेषण और प्रयोगों का आधार, नियमों की जांच आदि। संचालन के विज्ञान की तरह अपने विशिष्ट सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के द्वारा मानव, यंत्र, पूंजी आदि का उचित उपयोग किया जाता है और ऐसे संचालन एक विज्ञान है। जिस तरह से विज्ञान में नीति और नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसी तरह से संचालन के भी अलग अलग नियम हैं कि किस तरह से हमें अपने कर्मचारियों को संचालित करना है, अपने कर्मचारियों को किस तरह से हम श्रेष्ठ उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान किस में रखा जाता है, संचालन में। तो जैसे एक विज्ञान है, विज्ञान में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके कुछ पर्टिकुलर नियम होते हैं। उसी प्रकार से मैनेजमेंट करने के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ पर्टिकुलर नियम होते हैं, जो कि आपके 2nd चैप्टर में दिया गया है। फिर यहाँ पर लास्ट लाइन में है कि डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी के मतानुसार विज्ञान जानकारी प्रदान करता है। विज्ञान हमें क्या प्रदान करता है, जानकारी की, कौन सी चीज़ किस प्रकार से है। तो ये जो चीज़ थी वो आपको पूछा जाता है सेक्शन सी में। संचालन एक विज्ञान है। उसके बाद 2nd संचालन एक कला है। तो कला किसे कहते हैं, नॉर्मली जो चीज़ हम एक निपुणता से जो करते हैं, जो कौशल्य से करते हैं, उसे हम कहते हैं कला। तो कला अर्थात कार्य करने की व्यक्ति की निपुणता और कौशल है, परंतु कौशल का उपयोग करने के लिए भी उसका सैद्धांतिक ज्ञान होना आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक हमारे पास उस चीज़ का सैद्धांतिक ज्ञान नहीं होगा हम उस चीज़ को अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अन्य व्यक्तियों के पास से काम करवाने की कला अर्थात संचालन, उसकी डेफिनेशन है जो कुंज एंड ऑडोनल ने दी है। तो कला किसी काम को दूसरों से बेटर करना या तो अलग तरीके से करना, वो एक कला होती है। तो मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति के पास भी ये कला होनी चाहिए। वो किस तरह से कौन से कर्मचारी के पास से काम ले सकते हैं, क्योंकि हर कर्मचारी अलग होता है, हर कर्मचारी के इमोशंस अलग होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट अलग होती है, काम करने का तरीका अलग होता है, स्किल अलग अलग होती है। तो किस कर्मचारी के पास से किस तरह से काम ले सकते हैं, उसकी कला किसके पास होनी चाहिए, जो मैनेजमेंट कर रहा है वो। आप एक ही तरीके से हर कर्मचारी के पास से काम नहीं ले सकते। जैसे क्लास में 60 अब बच्चे होते हैं तो सभी बच्चे सेम नहीं होते हैं, उसी प्रकार से हर कर्मचारी भी सेम नहीं होता है। तो कौन से कर्मचारी के पास से किस तरह से काम करवाना है, ये एक कला होती है, इसलिए मैनेजमेंट को कला भी कहा जाता है। तो सबसे फर्स्ट हमने देखा कि संचालन एक विज्ञान है, क्योंकि जिस तरह से विज्ञान में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसी प्रकार से मैनेजमेंट करने के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सिद्धांत होते हैं। सेकंड पॉइंट हमने देखा कला।
तो कला अर्थात क्या होती है, किसी भी चीज़ की निपुणता या कौशल्य। तो जिस तरह से एक कला अर्थात व्यक्ति अपने कला के द्वारा सामने वाले व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाता है, उसी प्रकार से मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति के पास भी ये कला होनी चाहिए कि वो अपने हर कर्मचारी को पर्टिकुलर वे में उस कर्मचारी के पास से काम ले सके, उसकी इमोशंस को समझ सके, उसके पास जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग उसको काम सौंप सके। इसमें थर्ड एक और विधान पूछा जाता है कि संचालन पूरी तरह से कला भी नहीं है और विज्ञान भी नहीं, दोनों का समन्वय है, बराबर, सुंदर समन्वय। इस तरह से एक उसमें पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ की जाती है कि संचालन और विज्ञान और कला दोनों एक सुंदर समन्वय है। तो दोनों सुंदर समन्वय इसलिए है क्योंकि विज्ञान की तरह मैनेजमेंट पर्टिकुलर विज्ञान है, जैसे H2O आज भी वही है, आज से पहले भी वही था, आज के बाद भी वही रहेगा, पानी का सूत्र सेम ही रहेगा। लेकिन मैनेजमेंट में सिद्धांत हमें समय समय पर बदलने पड़ते हैं। जिस तरह से परिस्थिति चेंज होती है उसी प्रकार से हमें अपने कर्मचारियों के लिए भी नियम बदलने पड़ सकते हैं। जैसे आज से 10 साल पहले जो कर्मचारी जिस प्रकार से काम करते थे आज भी उसी वे में काम करें ये जरूरी नहीं है, और आज की बाद जो जनरेशन आने वाली है वो भी इसी वे में काम करेगी ये भी जरूरी नहीं है। तो विज्ञान तो वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन संचालन के सिद्धांत में समय के अनुसार परिवर्तन करना पड़ सकता है। कला अर्थात जो उसकी निपुणता है, कौशल्य है, तो कला में भी संचालन में परिवर्तन, मैंने अभी जैसे आपको कहा कि हर कर्मचारी के पास से आप सेम वे में काम नहीं ले सकते, हर कर्मचारी को आप एक तरीके से नहीं कह सकते, हर कर्मचारी का काम करने का तरीका अलग होता है, उसकी योग्यता अलग होती है, उसकी स्किल्स अलग होते हैं। तो किस कर्मचारी के पास से किस तरह से काम लेना है तो ये अलग चीज़ होती है। इसलिए यहाँ पर विज्ञान को ना तो संचालन को ना तो शुद्ध विज्ञान कहा जा सकता है, संचालन को ना तो शुद्ध कला कहा जा सकता है, हाँ, लेकिन दोनों के जो गुण है वो कहीं ना कहीं संचालन में है। उसके बाद का थर्ड पॉइंट, संचालन एक व्यवसाय है। जैसा कि ये हम वीडियो स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा कि ये वाला सवाल पूछा जाता है सेक्शन डी में, अर्थात कि 3 मार्क्स में, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स भी हैं। तो संचालन एक व्यवसाय है। हमने 11th में देखा था कि व्यवसाय किसे कहते हैं। तो नॉर्मली जब हमारे पास कुछ विशिष्ट ज्ञान हो, विशिष्ट कौशल्य हो और उसको देने के बदले में जब हम फीस प्राप्त करते हैं तो उसे हम कहते हैं व्यवसाय। तो उसी प्रकार से संचालन आज एक व्यवसाय बन चुका है, क्योंकि जो कुछ संस्थाएं हैं वो BBA और MBA नाम का जो कोर्स होता है वो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर अलग अलग कंपनी में जाके मैनेजमेंट करते हैं। जैसे वकील बनने के लिए LLB की डिग्री होती है, डॉक्टर बनने के लिए MBBS, MD और MS की डिग्री होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए CA की डिग्री होती है। उसी प्रकार से मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास BBA या MBA की डिग्री होना कंपलसरी है। तो बाकियों में जिस तरह से उनको व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, जैसे वकील को LLB करना पड़ता है, उसी प्रकार से मैनेजमेंट करने के लिए उसे BBA या MBA का कोर्स करना पड़ता है, इसीलिए उसे व्यवसाय कहा गया है। तो पेज नंबर 4 पर है कि किसी भी क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञान का लाभ समस्त समाज को दिया जाए और बदले में फीस प्राप्त की जाए तो उसे हम व्यवसाय कहते हैं। जैसे कि डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह। और इसी के आधार पर संचालन भी एक व्यवसाय है और उसमें कुछ निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला लक्षण है विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता। जिस तरह से डॉक्टर बनने के लिए MBBS, MD या MS करना पड़ता है, उसी प्रकार से मैनेजमेंट करने के लिए हमें MBA और BBA की डिग्री लेनी कंपलसरी होती है। अब आपको एग्जाम में ये वाला सवाल भी पूछा जाता है कि BBA और MBA का फुल फॉर्म लिखिए, तो उसमें फुल फॉर्म लिखते समय अगर स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत होती है तो चलता है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम होना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पाते तो आप उसको हिंदी में लिखोगे, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। सेकेंड पॉइंट है ज्ञान में वृद्धि और संशोधन। किसी भी चीज़ में जब हम व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ से संबंधित हमारे पास जो ज्ञान होता है उसमें और बढ़ोतरी होती है और उसमें हम कुछ और नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसीलिए संचालन एक व्यवसाय है, क्योंकि जब BBA और MBA की जब हम डिग्री प्राप्त करते हैं तो उस समय भी इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है। इंटर्नशिप करना मतलब किसी के अंडर में जाकर सीखना। जैसे LLB की डिग्री जब हम लेते हैं तो किसी जो बड़े वकील होते हैं उसके अंडर में हमें कुछ दिनों तक सीखना पड़ता है। फिर हमारे स्कूल में भी आपने देखा होगा कि बीच में B.Ed के टीचर्स आते हैं, तो वो उनका इंटर्नशिप का पीरियड होता है कि वो स्कूल में जाकर परोक्ष रूप से वहाँ पर बच्चों से जुड़ते हैं और क्या प्रॉब्लम सारी उसे फेस करते हैं।
तो उसी प्रकार से जब MBA और BBA किया जाता है तो वहाँ पर भी इंटर्नशिप होता है। वो अलग अलग कंपनी में जाकर एक मैनेजमेंट करने की स्किल किस तरह से होती है, किस तरह से मैनेजमेंट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सीखते हैं। तो उनका जो ज्ञान है उसमें अधिक बढ़ोतरी होगी और आगे जाकर वो उसमें और कुछ नया संशोधन कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है व्यावसायिक मंडल। ये हमने 11th में भी देखा था कि जो भी व्यवसायी होते हैं उनका जो भी मंडल होता है उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको उन्हें फॉलो करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो विविध व्यवसाय के क्षेत्र में जिस प्रकार मंडल होते हैं उसी प्रकार से मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी मंडल होते हैं जो संचालन का शिक्षण और प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लेना कि भारत में संचालन का शिक्षण देने वाली संस्था अर्थात मैनेजमेंट का शिक्षण देने वाली संस्था कौन सी है? IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जैसे टेक्नोलॉजी का देने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, उसी प्रकार से मैनेजमेंट का ज्ञान देने के लिए है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको यहाँ पर एक और सवाल पूछा जाता है कि IIM किस स्तर पर कार्य करती है? तो यहाँ पर वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर कार्य करती है। उसके बाद चौथा पॉइंट आ गया आचार संहिता का पालन। आचार संहिता मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके जो भी जैसे जो CA बनता है तो उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, फिर डॉक्टर बनते तो उनका आचार संहिता होता है, वकील बनते उनकी आचार संहिता होती हैं। उसी प्रकार से जब हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें भी अपने जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो प्रत्येक व्यवसाय मंडल अपने व्यवसाय के सदस्यों के लिए आचार संहिता का निर्माण करते हैं और प्रत्येक सदस्य को उसका पालन करना पड़ता है। जैसे कि कोई वकील है तो वकील के पास यदि कोई मुवक्किल आ रहा है और हमें पता है कि हमारा केस वही लड़ने वाला है तो हम उससे अपने संबंधित सभी जानकारी देते हैं। तो उस वकील का फ़र्ज़ है कि वो किसी और वकील को उस बारे में न बताए। तो एक आचार संहिता होती है, यदि वो उसको या तो धोखाधड़ी किसी के साथ न करना, तो ये सभी आचार संहिता होती है। तो उनके लिए जिस तरह से वैसे ही व्यवसायी जो मंडल होती है वो भी इस प्रकार की आचार संहिता बनाती है कि ग्राहकों का शोषण नहीं करना है, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु देना है, उसके बाद जो जरूरी है वही वस्तुओं का विज्ञापन करना चाहिए। तो ये सब उनकी भी आचार संहिता होती है जिसका पालन सभी व्यावसायिक मंडल को करना होता है। एंड लास्ट पॉइंट है नैतिक दायित्व, नैतिकता सभी व्यक्ति के अंदर अलग अलग होती है। जैसे कि सामने कोई चीज़ गलत हो रही हो लेकिन हम उसको होने दें कि हमारे साथ तो नहीं हो रहा ना, जब हमारे साथ होगा तब हम उसको रोकेंगे, तो ये गलत चीज़ें हैं। नैतिक दायित्व मतलब जो सही है उसे करना, जैसे सामने पैसा पड़ा हो लेकिन उसे चोरी नहीं करना, वो हमारा नैतिक दायित्व है। तो उसी प्रकार से धंधे के भी कुछ नैतिक दायित्व होते हैं। धोखाधड़ी नहीं करना, कालाबाजारी नहीं करना, वो हमारा नैतिक दायित्व होता है। तो व्यवसाय में नैतिक दायित्व अर्थात कि जैसे कि CA है, इसमें एग्जाम्पल भी CA का ही दिया है। तो CA है तो CA के पास अलग अलग कंपनी के काफ़ी सारे फाइल्स आते हैं ऑडिट करने के लिए या जो भी काम के लिए। तो CA की जिम्मेदारी होती है कि एक कंपनी की फाइल्स की जो डिटेल है, उनकी जो पर्सनल डिटेल है वो किसी और के पास न दे। जैसे वकील के पास हम केस लेकर जाते हैं तो हमने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनको बता दी है, तो सामने वाले वकील को न बताएं, तो ये एक नैतिक दायित्व होता है। तो उसी प्रकार से व्यवसाय में भी दायित्व होता है, संचालन में का भी एक नैतिक दायित्व है कि वो भी अपना जो भी मैनेजमेंट कर रहा है वो प्रॉपर वे में करे, किसी भी कर्मचारी में भेदभाव न रखे, वो उसका नैतिक दायित्व होता है। तो व्यवसाय में नैतिक दायित्व महत्वपूर्ण होने से कोई भी व्यवसायी व्यक्ति अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठावान रहकर नैतिक दायित्व निभाए आवश्यक है। उदाहरण स्वरूप चार्टर्ड अकाउंटेंट के व्यवसाय में मुवक्किल की जानकारी प्रकट न करना और उसके प्रति वफादार रहना, ये उसका नैतिक दायित्व होता है। तो आज हमने देखा संचालन एक विज्ञान है, संचालन एक कला है। विज्ञान क्यों है? तो जिस तरह से उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसी प्रकार से संचालन में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कला इसलिए है क्योंकि अन्य व्यक्ति के पास से काम करवाने की भी कला होनी चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर वो एबिलिटी नहीं होती है। एंड थर्ड व्यवसाय, तो जिस तरह से बाकी व्यवसायी संगठन है उसी लिए संचालक बनाने के लिए भी व्यवसायी संगठन है जो IIM संस्था के नाम से जानी जाती है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है, जिसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मैं यहाँ पर अपना वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।